गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी। कक्षा 8 हिंदी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। तो जो पाठ 3 है उस पाठ का नाम है हमारा चारूचंद की चंचल किरणें। इस पाठ का नाम है चारूचंद की चंचल किरणें। इस पाठ के लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। अब उसके बाद ये मैथिली शरण गुप्त का फोटो है, उनका चित्र। अब इसके बाद हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। कविता के संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले। हिंदी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाओं में राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। प्रस्तुत काव्यांश पंचवटी से लिया गया है। इस कविता में चांदनी रात और प्रातःकाल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक चित्रण हुआ है। वनवास के दौरान सीता, राम, लक्ष्मण पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहे। देखो विद्यार्थी मित्रों, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये किसका है? प्रातःकाल के प्राकृतिक वातावरण का ये सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ये चित्र वहाँ का है जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उस समय राम वन में कुटी बनाकर रहते थे। तो उनके कुटी के बाहर ये पुरुष जो दिखाई दे रहा है ये कौन है? लक्ष्मण। ये कुटी के बाहर जो पुरुष दिखाई दे रहा है लक्ष्मण, ये उस समय वन में जो कुटी बनाई थी राम की वहाँ पे पहरा दे रहे थे। ये वहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ये दृश्य कहाँ का है? प्राकृतिक वातावरण का है। इसके बाद हम कविता के अर्थ समझते हैं। कविता का भावार्थ की कविता में क्या बताया गया है, तो इस कविता को हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। तो कविता है, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारू का मतलब होता है सुंदर, चंद का मतलब चंद्रमा। तो इसमें कवि के कहने का तात्पर्य है कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल दोनों में खेल रही हैं। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कवि? स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उसके बाद आगे कवि बोल रहा है, आगे कवि के कहने का तात्पर्य है कि धरती तथा आकाश में निर्मल चांदनी का प्रकाश फैला हुआ है। उसके बाद आगे कवि कह रहा है, पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक मतलब खुशियाँ प्रकट करती हैं धरती हरित तृणों की नोकों से। फिर आगे कवि कह रहा है कि धरती हरी भरी घास की नोकों से अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। उसके बाद कवि आगे कह रहा है, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु का मतलब होता है पेड़, मंद का मतलब धीमे धीमे। उसके बाद आगे कवि के कहने का तात्पर्य है कि वृक्ष भी मंद मंद बहने वाली वायु के झोंकों से मस्त होकर झूम रहा है। उसके बाद दूसरी पंक्ति हमारी, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक कमना। उसके बाद कवि कह रहा है पंचवटी का मतलब 5 वृक्षों की, वहाँ पे 5 वृक्ष हैं। तो कवि ने कहा है पंचवटी कि 5 वृक्षों की सामूहिक छाया में एक सुंदर सी पर कुटी बनी हुई है। आगे उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक कमना। उसके आगे क्या बोल रहा है कवि? जिसके वो जो 5 वृक्षों की सामूहिक छाया में एक कुटी बनी है, उस कुटी के सामने धैर्यवान, बहादुर तथा निर्भीक हृदय वाला एक पुरुष साफ सुथरी चट्टान पर बैठा हुआ है। उसके बाद कवि क्या बोल रहा है? जाग रहा या कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पहले क्या बोला कवि ने? जाग रहा या कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है। उसके आगे कवि बोल रहा है, जब सारा संसार सो रहा है
जाग रहा या कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है। तो उसके बाद कवि बोल रहा है कि जब सारा संसार सो रहा है तब शिला पर बैठा हुआ या कौन धनुधर जाग रहा है। फिर उसके आगे भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। फिर उसके आगे कवि बोल रहा है कामदेव जैसा यह सुंदर भोगी पुरुष योगी सन्यासी जैसा दिखाई पड़ रहा है। फिर उसके आगे कवि कह रहा है किस व्रत में है वीर व्रती यहाँ निंद्रा का यूँ त्याग किए। किस व्रत में व्रती वीर या निंद्रा का यूँ त्याग किए राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। उसके बाद कवि कह रहा है किस व्रत में है व्रती वीर या निंद्रा का यूँ त्याग किए कि यह वीर व्रती किस व्रत का पालन करते हुए निंद्रा का त्याग किए हुए है। उसके बाद आगे कह रहा है राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। उसके बाद कवि कह रहा है यह युवक तो राज सुख भोग करने के लायक है। यह युवक तो राज सुख भोग करने लायक है बैठा आज विराग लिए। फिर भी बैराग लेकर यह जंगल में क्यों बैठा हुआ है। उसके बाद आगे कवि कह रहा है बना हुआ है प्रहरी जिनका उस कुटीर में क्या धन है। कवि उसके बाद कह रहा है जिस पर कुटीर का यह युवक रक्षक बना हुआ है पता नहीं उसमें इसका कौन सा धन रखा हुआ है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। उसके बाद कवि कह रहा है कि जिसकी रक्षा में यह तन तथा मन तथा शरीर से लगा हुआ है। फिर आगे क्या बोल रहा है कवि क्या है स्वच्छ चांदनी है या क्या ही निस्तंभ निशा है स्वच्छ सुमंद गंधवा निरानंद है कौन दिशा। उसके बाद कवि कह रहा है क्या ही स्वच्छ चांदनी है या क्या ही निस्तंभ निशा या निर्मल चांदनी बहुत ही सुंदर है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है या निर्मल चांदनी बहुत ही सुंदर है क्या ही निस्तंभ निशा। उसके बाद कवि क्या बोला तथा रात भी बहुत शांत है। निशा का मतलब होता है रात निस्तंभ का मतलब शांत। क्या ही निस्तंभ निशा और रात भी बहुत शांत है स्वच्छ सुमंत गंधवा। उसके बाद कवि क्या बोल रहा है कि वायु मंद मंद उन्मुक्त रूप से बह रही है निरानंद है कौन दिशा। फिर आगे क्या बोल रहा है कवि तथा कोई भी दिशा दुखी नहीं है। यह उसके बाद कवि बोल रहा है बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। कवि कह रहा है उसके बाद इस शांत रात में भी विधाता का कार्यकलाप रुकता नहीं है बल्कि चलता रहता है पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। उसके बाद कवि क्या बोल रहा है कवि किंतु विधाता का यह कार्यकलाप चुपचाप तथा शांति से चलता रहता है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कवि है बिखेर देती वसुधरा मोती सबके सोने पर। है बिखेर देती वसुधरा वसुधरा का मतलब होगा पृथ्वी। मोती मतलब कवि ने मोती इसको कहा है जो रात में सोते समय ओस की बूंदें होती हैं उस ओस की बूंदों को कवि ने मोती कहा है। कवि बोल रहा है बिखेर देती वसुधरा मोती सबके सोने पर। कवि कह रहा है कि सबके सो जाने पर धरती चारों ओर मोती बिखेर देती है। सबके सो जाने पर धरती चारों ओर मोती बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। रवि का मतलब होता है सूर्य। तो उसके बाद कवि क्या बोल रहा है कवि के कहने का तात्पर्य है कि सुबह होते ही सूरज उसको अपने प्रकाश से उस मोती को बटोर लेता है। सुबह होते ही सूर्य के प्रकाश के कारण ये बूंदें अदृश्य हो जाती हैं।